Hello guys, welcome to Share Knowledge. This is Poonam. So yesterday we have covered the history topics in news, history and art and culture, current affairs 2020 series. We are covering here. So languages and literature and Indian festivals in the news. ये हमने कल कवर कर लिया था. तो आज हम करेंगे ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड आर्ट फॉर्म्स, पर्सनैलिटी इन द न्यूज़ एंड फर्दर वी विल डू historical events, sites, heritage, architecture, monuments and the news. So let's start with the traditional and cultures. So first of all we will start with Vallamkalli, that is the snake boat race. So Vallamkalli is traditional practices that is celebrated in Kerala, and this is in news because Champions Boat League was conceived by tourism officials in Kerala, and इट इज़ अ ट्रेडिशनल बोट रेस जो कि केरला में हार्वेस्ट सीजन के ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर में इसको खेला जाता है. एक तरह से बोट रेस जो आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो स्नेक बोट रेस एक चुंदन वल्लम करके भी बोलते हैं, वो भी होता है यहाँ पर. और नेक्स्ट है पुल्लीकली. पुल्लीकली एक तरह से ट्रेडिशनल फॉर्म फोक आर्ट है जो कि केरला में ही ओणम फेस्टिवल के ड्यूरिंग इस तरह से लोग इस पहनावे में आते हैं और चेहरे को एक मास्क से ढक लेते हैं, जो कि पुली इसमें इसका मीनिंग रहता है लेपर्ड, टाइगर, या फिर मतलब उस शेप में अपनी बॉडी को ये सजा लेते हैं. और कली का मतलब होता है प्ले इन केरला. सो इट इज़ अ बॉडी आर्ट इन लेपर्ड प्रिंट्स एंड टाइगर स्ट्राइप्स डांस्ड टू द ड्रम बेल्ट्स. तो आप ये देख सकते हैं, ये इनकी टाइगर, उस तरह की टाइगर स्ट्राइप्स इन्होंने अपने यहाँ लगा रखी हैं और अपनी चेस्ट पे और अपने फेस पे इस तरह का मास्क लगा रखा होता है. तो ये इनका ट्रेडिशन है. दैट इज़ परकशन इंस्ट्रूमेंट भी इसमें कुछ यूज़ होते हैं. दैट इज़ अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर के जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर आते हैं, यू आर ऑल अवेयर कि किस तरह से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ ले जाते हैं. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप याद रख सकते हैं, ठकील, उडुक्कू एंड चेंडा. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर रिलेटेड टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, दैट इज़ आप पुल्लीकली आप कह सकते हैं. पुल्लीकली एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट जो एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. सो यहाँ पर एक तो लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, इस तरह से वो अपने आप को कलर में रंग के, और ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी वो बजाते हैं जिसपे वो डांस वगैरह करते हैं. लेकिन अर्ली डेज़ में मास्क वगैरह यूज़ नहीं किए जाते थे, तो वो कुछ जो रंग उनके पास अवेलेबल होते थे उनसे ही खुद को रंग लेते थे. तो नेक्स्ट है हमारे पास कंबाला. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है. ये कंबाला ये एनुअल ट्रेडिशनल बुफेलो रेस है. जैसे कि हमने पहले स्नेक बोट रेस किया था जो केरला में. सो कंबाला एक एक्चुअली बफेलो रेस है. ये भी ट्रेडिशनली किया जाता था, लेकिन ये कर्नाटका का फेस्टिवल एक तरह से ट्रेडिशन है. और ये तुल्लू रीजन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी साइड में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. और जो ये बफेलो रेस है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी. तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्लशी और मार्शी पैडी फील्ड ट्रैक्स पे किया जाता है ये. तो ये भी आप समझ सकते हैं. उसके बाद है ये थैंक्स गिविंग के लिए एक्चुअली में इसको एक रेस करवाई जाती है जो गॉड को थैंक्स करते हैं ताकि उन्होंने हमारे जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट रखा है फ्रॉम द डिजीज़. क्योंकि अभी आजकल डिजीज़ का, कोरोना का भी काफ़ी था. तो ये इस तरह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि आप भगवान को किस तरह से धन्यवाद करते हैं ताकि उन्होंने उनके कैटल्स को डिजीज़ से बचा के रखा है. तो इसी तरह का कुछ फेस्टिवल, एक जलीकट्टू भी होता है तमिलनाडु में, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. और एक मरामाडी केरला में, ये भी जैसे ऑक्स यूज़ करते हैं मरामाडी केरला में, इनकी रेस की जाती है इसी तरह से स्लशी और माशी फील्ड में. तो जलीकट्टू तमिलनाडु का है, मरामाडी केरला का है और कंबाला कर्नाटका का है. इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में. कुछ मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या फिर ये जलीकट्टू तमिलनाडु में और मरामाडी इस तरह से केरला में, कंबाला कर्नाटका में है, ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है.
और नेक्स्ट है हमारे पास असामी भुआना। असामी भुआना एक ये माइथोलॉजिकल बेस्ड एक परफॉर्मेंस होती है जो थिएटर्स में की जाती है। आपने केरला में अगर टूरिज्म का भी देखा होगा, विजिट किया होगा, तब भी आपने इस तरह की कुछ थिएटिकल परफॉर्मेंसेस अगर देखी होंगी तो वहाँ पर दिखाते हैं इस तरह से। तो ये एक्चुअली जो आसमीज भुआना है ये क्रिएट किया था श्रीमंता शंकर देवा जी ने। इनको अंकिया नाट्स भी कहते हैं, अंकिया नाट्स, ओंकिया नाट कहते हैं। और ये एक्चुअली में स्टेजिंग को भुआना कहा जाता है। भुआना होता है स्टेज करके आप जब किसी एक स्टोरी को, माइथोलॉजी को दिखाते हैं जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं डायलॉग, सॉन्ग्स, डांसेस। आप एक स्टोरी को किसी भी माध्यम से बता सकते हैं, एक डायलॉग के माध्यम से, उसको एक्ट करके, सॉन्ग्स या डांस करके भी, गा के। तो जो इसके परफॉर्मेंस करते हैं, और जो डायलॉग्स होते हैं वो ब्रजवली में होते हैं, ये एक लैंग्वेज है। सो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ खोल, ताल, दोबा एंड नगाड़ा। तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कई बार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, खोल, ताल, डोबा, नगाड़ा। तो ये भुआना फेस्टिवल जो है उससे रिलेटेड है। जैसे पहले भी हमने एक ट्रेडिशन किया, तो उस ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहाँ के हैं। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस स्टेट से ये है। जैसे असम में खोल, ताल, डोबा और नगाड़ा, ये भुआना जो ट्रेडिशन है उसके ड्यूरिंग जो स्टेज में करते हैं वो किया जाता है। तो इसका कुछ और भी है साथ में कि पार्ट ऑफ न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट जो असम में हुआ था उस समय इसका ज़्यादा जो ट्रेडिशन देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट है रिलीजियस स्कूल कौन सा है इसका, तो एक शरण भगवती धर्मा। इसमें 7 ड्रामाज लिखे थे जिनकी हमने बात की, श्रीमता शंकर देवा जो जिनको ओंकिया नाट बोलते हैं असम में, फॉर परफॉर्मेंस इन भुआना 7 ड्रामास लिखे हुए हैं उन्होंने। एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सतरिया डांस। अब सतरिया डांस भी क्लासिकल डांसेस में आता है तो उसका भी हमें पता है। तो साथ में अगर हमें ये भी पता हो कि ओंकिया नाट जिनको श्री माता शंकर देवा कहते हैं तो वो फाउंडर हैं इसके, तो इट रियली एड्स पॉइंट इन योर आंसर्स। नेक्स्ट इज यक्षगना। तो यक्षगना ये कर्नाटका का एक थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो स्टेज में आप कैसे थिएटर में किसी अपनी ट्रेडिशन को आर्ट के ज़रिए दिखाते हैं तो वही थ्योरेटिकल फॉर्म में रहता है ये। तो ये भी माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्टोरीज़ को ही दिखाते हैं, सॉन्ग्स ऑफ द डेमी गॉड्स। और ये 13th सेंचुरी में नरहरि तीर्था जो थे वो एक सेज थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया, उनका नाम था दशवतरा परफॉर्मेंस। और ये उडुपी में की जाती है विच लेटर डेवलप इनटू यक्षगना ऑफ टुडे। पहले इसको उडुपी में ही एक्चुअली में किया जाता था। उडुपी इज अ लैंग्वेज इन अ रीजन इन कर्नाटका। सो गोम्बेआटा पपेट थिएटर क्लोजली फॉलोज यक्षगना। और ताला मेडल एक वेरिएंट है यक्षगना थिएटर का, इतना भी नहीं, लेकिन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पटोला साड़ी। तो पटोला साड़ी आप देख सकते हैं, इस तरह की ये साड़ी होती है जिसमें इस तरह के पैटर्न रहते हैं, बॉर्डर रहता है। तो इसके पटोला के नाम से जैसे कई बार हम पंजाबी गानों में सुनते हैं तो इस तरह से लगता है पंजाब का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यू मस्ट बी टोटली अवेयर कि इट इज़ ए साड़ी ऑफ गुजरात। तो पटोला साड़ी एक ट्रेडमार्क साड़ी गुजरात के लिए है जो जानी जाती है वहाँ की। पटोला इज़ ए डबल इकात वोवन साड़ी, ये इकात साड़ी होती है। तो इट इज़ यूजली मेड फ्रॉम सिल्क और मेड इन पटन। सो कॉमन मोटिव्स जो इसमें आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन फ्लावर्स के रहते हैं, एनिमल लाइक एलिफेंट्स, बर्ड, पैरट, ह्यूमन फिगर। तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न ये टेक्सटाइल हम फैशन इंडस्ट्रीज़ में भी देखते हैं, इस तरह के साड़ीज़, सूट्स हैं, दुपट्टा, इनमें इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा आजकल देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स, बर्ड्स के या ह्यूमन फिगर्स के। तो इसको एक्चुअली में एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है 2013 में, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है गोरमाती आर्ट। गोरमाती आर्ट एक तरह से जो बंजारा कम्युनिटी होते हैं उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको बोलते हैं गोरमाती आर्ट। तो बंजारा को वनाज और भी कहते हैं, ट्रेड
जो ज़ारा ट्रैवल भी कहते हैं। तो ये जो गौर है, लंबानी है, वंजारा, गौरमाती, तो गौरमाती वहीं से हमारा नाम आता है, तो वंजारा कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बंजारा अगर कहीं क्या होते हैं तो नोमैडिक पीपल होते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट बेल्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इसको अफ़गानिस्तान और राजस्थान तक का जो गौर वाला एरिया था उसमें ज़्यादा कंसीडर किया जाता है बंजारा कम्युनिटी। और लैंग्वेज जो है इनका, डायलेक्ट इनकी गौर बोली है, और इसको लंबाडी भी कहते हैं। और फेमस किस लिए है ये वाली आर्ट, जो गौरमाती आर्ट की बात कर रहे हैं हम, ये रंगोली, टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं हम। इस तरह की रंगोली के डिज़ाइन भी मिलते हैं, एम्ब्रॉयडरी में काम आ रहा है ये, टैटूइंग और पेंटिंग में लेपो एम्ब्रॉयडरी, और संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी जिसको बेलारी भी कहते हैं कर्नाटका में, उसको जीआई टैग मिला है बेलारी। ये एक एम्ब्रॉयडरी है संदूर लंबनी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एक तरह से ग्लास का वर्क होता है, मिरर वर्क होता है, सॉरी। तो एक बॉर्डर रहता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स रहती हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में रखा जाता है। इसकी जो सिस्टर कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स हैं, दादीज ऑफ गाजुगोनिया, ये मुस्लिम बंजाराज होते हैं। तो मुस्लिम बंजाराज जो को हम कहते हैं दादीज और गाजुगोनिया। बाकी ये गौरमाती आर्ट है। और नेक्स्ट है हमारा मधुबनी पेंटिंग। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी वॉल्स पे मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलती है। पब्लिक प्लेसेस पे भी आजकल गवर्नमेंट इस पे काफ़ी फोकस कर रही है। सो इट इज़ डन बाय द वुमेन ऑफ विलेजेस। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं तो जो मधुबनी एक टाउन है बिहार में, इसको मिथिला भी कहते थे। तो वहाँ की जो वुमेन इसको करती थी गांव की, तो इसको मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग को। इसको कॉमन थीफ क्या रहती है, रिलीजियस मोटिव्स ऑफ द हिंदूज, इंक्लूडिंग कृष्णा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी और शिव। तो राम, कृष्ण, शिव, इनकी मोटिव्स बनाए जाते हैं जैसे आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो। और इनकी जो फिंगर्स काफ़ी सिंबॉलिक फिगर्स काफ़ी सिंबॉलिक होती हैं फिंगर्स में। तो फिश का जैसे उस तरह की गुड लुक एंड फर्टिलिटी के लिए माना जाता है अगर फिश कहीं दिखाई है। और डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स, जैसे बर्थ, मैरिज के उसकी स्टोरीज बताना, फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे चीज़ यूज़ किए जाते हैं। जहाँ जैसे मोटिव्स आपने बना दी, कृष्णा बना दिया, राधा बनाई है यहाँ पर, तो जो बीच में गैप्स वगैरह को फिल करने के लिए यहाँ पर ये फ्लावर्स बनाए जाते हैं, या ट्रीज, या कुछ एनिमल्स। अब यहाँ लीव्स बनाए गए हैं छोटे छोटे। और पेंटेड ऑन वॉल्स ड्यूरिंग राइस पेस्ट, तो वेजिटेबल कलर्स ऑन ए बेस ऑफ काउ डंग एंड मड। और इसमें कोई शेडिंग नहीं की जाती है, 2 डायमेंशनल होती है। पेंटिंग इंक्लूड डबल लाइन बॉर्डर। अब हम यहाँ देख सकते हैं पेंटिंग में जहाँ भी आप देख रहे हो यहाँ डबल लाइन का बॉर्डर किया है, राइट। कोई अब इसका आप झुमका देखते हैं तो भी डबल लाइन के बॉर्डर से दिखाया गया है। ये सन को दिखाया है तो डबल लाइन बॉर्डर है। ये लीव्स हैं, इनको भी एक तरह से डबल लाइन का बॉर्डर से रिप्रेजेंट अलग से किया गया है। तो दिस इज़ अबाउट मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा मंजूषा पेंटिंग। तो ये पेंटिंग्स का वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है इंडियन कल्चर में। तो ये आंध्र प्रदेश का फोक आर्ट है, भागलपुर बिहार में ही इसका भी जो उदय कहा जाता है हुआ है। मंजूषा का एक्चुअली में मीनिंग होता है बॉक्स। तो ये एक बॉक्स टाइप में पेंटिंग की जाती है, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से बॉर्डरिंग की है 2-3 बार, और उसके बॉक्स के बीच में कुछ भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो बॉर्डरिंग को भी काफ़ी स्पेस दिया जाता है इसमें। तो इट हैज़ अ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी एंड इट्स डिस्प्लेज इन अ सीरीज, स्क्रॉल पेंटिंग कहते हैं। अब जैसे हम स्लाइड शो में कुछ दिखाते हैं, कोई एक स्लाइड, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं, तो उसी तरह से जो मंजूषा पेंटिंग है ये भी स्क्रॉल पेंटिंग मानी जाती है। एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे स्टोरी का एक पार्ट एक पेंटिंग में दिखाएंगे, उसके बाद क्या होता है स्टोरी में तो वो एक नेक्स्ट पेंटिंग में उसी तरह की पेंटिंग में दिखाते हैं। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है एक। और इसमें ड्राइंग आर्ट होती है। सो ओनली 3 कलर्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक, ग्रीन एंड येलो। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं
यहाँ पर सिर्फ 3 ही कलर यूज़ किए गए हैं, पिंक जो कुछ रेडिश जैसा है, और येलो है, और ग्रीन है। तो इसमें कोई और कलर यूज़ नहीं किया गया है, ब्लू कलर नहीं यूज़ किया है, ब्लैक नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको तो फिर पता होना चाहिए मंजूषा पेंटिंग में कौन सा कलर नहीं यूज़ होता है या फिर कौन से कलर यूज़ होते हैं। प्रीलिम्स में भी कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। और इसमें जो मोटिव्स होते हैं, इसमें रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स ऑफ अंग रीजन के होते हैं। जैसे हमने मैथिली जो मधुबनी पेंटिंग में देखा था, वहाँ तो मोटिव्स रिलीजियस बिलीफ्स में रहते थे, जैसे जो आइडल है हिंदू गॉडेस वगैरह, गॉड एंड गॉडेस। तो यहाँ पर उस तरह से नहीं है, यहाँ पर गॉड एंड गॉडेस नहीं होते, इसमें कल्चरल बिलीफ्स जो उनकी स्टोरी है कल्चर के अकॉर्डिंग। आंध्र प्रदेश जो जहाँ से हमने बताया कि जो टाउन था वहाँ की ही वुमेन करती थी। तो इसमें टेल ऑफ बिहुला, कोई बिहुला करके कुछ यहाँ पर स्टोरीज रहती थी, तो उनको दिखाते हैं। तो ये हमने अभी कवर कर लिया है, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड आर्ट फॉर्म्स। तो इसके साथ पर्सनैलिटीज़ इन दी न्यूज़, क्योंकि जो हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहती है, वहाँ से एक आधा क्वेश्चन निकल जाता है। तो पंडित जसराज जी के बारे में है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, तो उनके नाम पे भी ये मतलब एक एस्ट्रॉइड है, तो पंडित जसराज जी के नाम पे उन्होंने एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है, जो 2006 में देखा था। तो पंडित जसराज जी क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक तो वो पद्म विभूषण के रेसिपिएंट भी हैं, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था गैलेक्सी ऑफ इमॉर्टल कंपोजर्स लाइक मोजार्ट, बिथोवन, ये जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, टेनोर, लुकियाना पवोटी। तो बिलोंग्स टू मेवाती घराना। तो घराने पे आर्ट एंड कल्चर पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पंडित जसराज जी जो है वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं। तो दे बिलोंग टू मेवात घराना, मेवाती घराना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेवाती घराना से ये बिलोंग करते हैं। एंड पॉपुलराइज द हवेली संगीत स्टाइल। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कौन सा संगीत स्टाइल को पॉपुलराइज किया है। एक तो डिवोशनल, इसको अगर ज़्यादा अच्छे से हम जाने तो हवेली संगीत स्टाइल को, और घराना कौन सा है, दैट इज़ मेवाती घराना। तो ये म्यूज़िक बिलोंग करता है वैष्णव ट्रेडिशन को। यहाँ से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास मिल रही हैं। वैष्णव ट्रेडिशन, क्योंकि कुछ शैवाइट ट्रेडिशन रहते हैं, कुछ वैष्णवाइट ट्रेडिशंस रहते हैं, तो ये पता होना चाहिए। एंड क्रिएटेड जसरंगी, एक यूनिक फॉर्म की जुगलबंदी भी इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, तो उसको जसरंगी भी कहते हैं। नेक्स्ट एक स्कंदगुप्त के बारे में है। स्कंदगुप्त ये कौन थे, इट इज़ इनके बारे में ये फर्स्ट रिपल्स हंस सक्सेसफुली थे, जिन्होंने हुन्स को सबसे पहले रिपल्स किया था, थोड़ा उनको भगाने की कोशिश जो की थी। तो ये जूनागढ़ और गिरनार में इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं गवर्नर्स की, और गवर्नर पर्णदत्ता जो थे, गवर्नर पर्णदत्ता, ही गोट द सुदर्शन लेक रिपेयर्ड, उन्होंने जो सुदर्शन लेक रिपेयर करवाई थी पर्णदत्ता ने। तो स्कंदगुप्ता के ही गवर्नर थे वो, जिन्होंने तो ऐसी गिरनार में इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जहाँ से इसके बारे में पता चला है। तो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया था भितारी में, सैदपुर में, गाजीपुर में, उदयपुर में। तो यहाँ से उनके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है स्कंदगुप्त के बारे में, कि उन्होंने ये जो विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। और कुछ लोकल गवर्नर्स वहाँ के जो थे वो उसके बाद फिर किंग बन गए थे। लेटर जो गुप्ता किंग थे, जैसे पुरु गुप्ता, कुमार गुप्ता, तो बुद्ध गुप्ता, नरसिम्ह गुप्ता, कुमार गुप्ता और विष्णु गुप्ता, ये सारे थे। तो ये थोड़ा सा ही था उनके बारे में कि स्कंदगुप्ता ने एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया था, जो लेक, ये लेक थी जो सुदर्शन लेक गिरनार में उन्होंने सौराष्ट्र रीजन में कंस्ट्रक्ट करवाई थी बाय द ऑर्डर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बाय द ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका, हिज ग्रेट मास्टर तुषाप हैड रिबिल्ट दिस लेक। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से अशोका ने करवाई थी।
एंड स्ट्रेंथेंड इट, लेकिन जो बनवाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने, उनके ऑर्डर पे स्कंद गुप्ता जी ने। तो इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो सुविशक थे गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र बिल्ट द लेक ऑफ ऑन द ऑर्डर ऑफ द शाका रूलर रुद्रदमन। तो इस लेक के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, सुदर्शन लेक के बारे में, क्योंकि ये बाद में रुद्रदमन ने भी इसको लेक बनवाई थी। उसके साथ इन दी गुप्ता पीरियड बाय द ऑर्डर ऑफ स्कंद गुप्ता, ये जो चक्रपाली थे उन्होंने भी ये इस लेक को रिबिल्ड करवाया था गुप्ता पीरियड में। तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्ट किसने करवाई है। स्कंद गुप्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पे करवाई थी। फिर हमें इतना पता होना चाहिए कि उसके बाद एम्परर अशोका ने जैसे इसको रिबिल्ड करवाया, स्ट्रेंथन करवाया बेसिकली बाय द ऑर्डर। एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किसने करवाया, तो फिर वहाँ पर हमें पता होना चाहिए शाका रूलर्स थे जो रुद्रदमन। गुप्ता पीरियड में किसने इसको करवाया, तो वो स्कंद गुप्ता थे। थोड़ा सा बस इतना ही पता हो तो भी काम चल जाता है, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन हो जाता है। एंड उन्होंने ये रिबिल्ड की थी लेक। स्कंद गुप्ता स्पेंड मनी विद ग्रेट जनरोसिटी एंड गोट ए डैम बिल्ट ऑन दिस लेक। तो स्कंदगुप्त ने इसके अराउंड डैम भी बनाया था, उसने काफ़ी पैसा खर्च किया था इस लेक पे। उसके बाद हैं गुरु रविदास। तो इसको गुरु रविदास के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये मिस्टिक पोइट सेंट थे, पोइट, इन्होंने काफ़ी पोइट्रीज भी लिखी हैं। बॉर्न टू हरिजन फैमिली ऑफ कॉबलर्स इन वाराणसी, ये वाराणसी से हैं, कॉबलर फैमिली से बिलोंग करते थे, हरिजन फैमिली से। तो गुरु रविदास जयंती जो है वो माघ पूर्णिमा में मनाई जाती है। भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी जो था योगदान रहा था, क्योंकि इन्होंने जो सोशल एंड रिलीजियस पेजेंट्री थी उसका बॉयकॉट किया था, क्योंकि उस तरह से कई ये जो रिचुअल वगैरह बहुत होते थे जो तो मीराबाई कंसिडर की जाती है सेंट रविदास एज हर गुरु। तो उनकी गुरु मीराबाई को वो मानते हैं। एंड टीचिंग्स लेड टू रविदास रिलीजन और धर्म रिजेक्टेड द आइडिया दैट पीपल कंसिडर लोअर कास्ट कैन नॉट मीट गॉड। तो उस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स यही थे कि जो लोअर कास्ट हैं वो गॉड को नहीं मिल सकते हैं, टेंपल में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को काफ़ी अपोज किया था। एंड सम ऑफ हिज क्रिएशंस वर एडिटेड बाय श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो बहुत बाद में उन्होंने इसको क्रिएशंस को एडिट भी किया था एंड इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप ये देख लीजिए कि गुरु रविदास जी की जो पोइट्री है, इनकी जो काफ़ी टीचिंग्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो सिखिज्म है, इट सेल्फ इज़ नॉट ए सेपरेट रिलीजन। तो इन्होंने सिखिज्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब में वो सारी टीचिंग्स जो अदर धर्मों में हैं उनको अच्छी अच्छी जो उनको सही लग रही थी, जो उस समय सोसाइटी में जो हो रहा था, तो उनको उन्होंने इनकलकेट बीच में किया है। इट सेल्फ इज़, वो इस तरह से अलग से कुछ धर्म नहीं है। और तो इन्होंने यही बात की है कि उनकी जो गुरु रविदास जी की क्रिएशंस भी हैं, गुरु अर्जुन देव जी ने ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड की हैं। पंचवाणी टेक्स्ट जो है, दादूपंथी ट्रेडिशन कहते हैं हम इसको, तो उसमें भी इनकी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है, पंचवानी टेक्स्ट। इसको दादूपंथी ट्रेडिशन में भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान हमें पता है वो हैदर अली के बेटे रहे थे और उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। इन्होंने टीपू सुल्तान ने 4th एंग्लो मराठा वार जो लड़ा था 1767 से लेके 1799 तक, काफ़ी लंबा ये चला था और इन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें अपना मतलब जोर दिखाया था। हालांकि बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके साइड में रहा वॉर, लेकिन इनका बहुत अच्छा योगदान था और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैसूर को कंसोलिडेट करके रखा था उस टाइम पे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी 4th वॉर में ही हुई थी, वाइल डिफेंडिंग श्रीरंगपटना। तो श्रीरंगपटना जो वहीं पे एक प्लेस है, रीजन है, तो उसको बचाते हुए इनका 4th वॉर में उस समय ये मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद हम इनकी कुछ मिलिट्री इनोवेशंस थी, जैसे कि आर्मी में इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे। जिस तरह से यूरोपियंस का उस समय क्योंकि वो तभी जीत पाते थे क्योंकि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होती थी। आर्मी इन द मैटर
उनका जो एम्यूनेशंस थे वो अच्छे काफ़ी होते थे। तो उस तरह से उन्होंने भी अपनी आर्मी को उस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल लिखा था जिसमें कि उन्होंने रॉकेट्स के ऑपरेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स भी रहे थे। उन्होंने जैसे लैंड रिवेन्यू सिस्टम को डिवाइस किया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है टीपू सुल्तान डिवाइज्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर, गेव टैक्स ब्रेक्स, तो टैक्स अगर नहीं आप दे पाते हो तो आप कुछ समय के बाद दे सकते हैं जब आपके पास पैसा आ जाए। तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर हमने कह दिया। तो बिल्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी टीपू सुल्तान ने काफ़ी इसका काम किया था। रिपेयर्ड ओल्ड डैम्स, इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर टू द मैसूर, और उन्होंने नेवी को भी काफ़ी सपोर्ट किया था, बिल्ट ए नेवी टू सपोर्ट ट्रेड। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स भी काफ़ी लिए। डिप्लोमेट कह सकते हैं हम इसको। जो ऑटोमन एम्पायर था वहाँ उस समय, या फ्रेंच रूलर्स थे, वहाँ पर इन्होंने अपने मिशंस भेजे। तो डिप्लोमेसी इनके टाइम पे अच्छी थी अदर कंट्रीज या अदर रूलर्स के साथ में। तो सैंक्शनड फंड फॉर द रिपेयर ऑफ द श्रीनेगरी जो टेम्पल था, श्रृंगेरी टेम्पल, तो उसको भी इन्होंने फंड्स दिए थे उसकी रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर भी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, रिवोल्ट 1857 का, तो सबसे पहले इन्होंने काफ़ी इसके बारे में लिखा था। और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नासिक में स्टार्ट किया था, तो वीर सावरकर के साथ मिलके 1899 में। तो इन्होंने वहाँ पर एक इनको अभिनव भारत के नाम से भी रीनेम किया। थिरुवल्लुवर के बारे में हमने ये जान लिया था कि इन्होंने एक एशियन ट्रीटाइज कोड ऑफ एथिक्स लिखी थी, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है विद सेकुलर टोन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी सेकुलर रहे हैं। जैसे हमने अभी विनायक दामोदर दास के बारे में, दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ा, इन्होंने हिंदू लाइन पे काफ़ी जो रिफॉर्म्स किए। लेकिन सेंट जो थिरुवल्लुवर थे, इन्होंने काफ़ी ये सेकुलर लाइन पे इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे लिखा है। नेक्स्ट है हमारे गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक हमें इनके डेट लाइन पता है। फर्स्ट ऑफ द 10 गुरुज थे ये। इन्होंने ही जो कंसेप्ट ऑफ वन गॉड को बताया था, ये फाउंडर थे सिख फेथ के। और इन्होंने निर्गुण के बारे में बताया कि एक ही गॉड है। और ही स्टार्टेड गुरु का लंगर, जो लंगर की आज भी गुरुद्वारा में ये हम ट्रेडिशन देखते हैं, तो ये गुरु नानक देव जी का ही कॉन्सेप्ट है। लंगर में इनका जो बिलीफ ये रहा कि एक कॉमन किचन अगर होगा जहाँ फूड इज़ सर्व टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा था कि ऊंच नीच थी, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, दिस रिलीजन। तो ये रिलीजियस कास्ट, रेस, इस बेस पे जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको इन्होंने एक लंगर के साथ इन्वॉल्व किया। और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो गई जब एक साथ सभी बैठ के भगवान के गुरु के घर में जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने हटाने की कोशिश की। और एम्फसाइज वो करते थे इक्वालिटी ऑफ वुमेन पे की इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत काम किया है। एंड रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जो वेदास, देखो जो अर्ली वैदिक पीरियड में वेदास का अच्छा एक टोन रहा, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो वेदास की जो फिलोसफीज़ हैं उनको थोड़ा अपने हिसाब से लोगों ने ऑल्टर करना शुरू कर दिया। अपर कास्ट को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए लोअर कास्ट में, और वीमेंस का भी उस तरह से पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, या फिर
काफ़ी चीज़ें इसमें वेदास के रिगार्डिंग होनी शुरू हो गई थी उस सोसाइटी में ये चल रहा था जब। तो उन्होंने इस अथॉरिटी को भी रिजेक्ट किया, वेदास को, कि रिनंसिएशन को भी उन्होंने रिजेक्ट किया कि घर से बाहर जाके ही हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, हम घर पे रह के भी वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की थी। एंड ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। तो अगर बात करें कि उस समय क्या क्या इंडिया का स्टेटस था एडमिनिस्ट्रेटिव, तो बाबर उस समय जो इंडिया में आया था, आप उनकी डेटलाइन से पता कर सकते हैं 1539 तक। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी के बारे में। अब ये करतारपुर जो कॉरिडोर हमारा खुला है इंडिया पाकिस्तान के साथ, जो डेरा बाबा नानक रावी रिवर पे है, एक जो ब्रिज बनाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी इनका काफ़ी न्यूज़ में था। इट इज़ नोन एज द कॉरिडोर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हारमनी, और इट कनेक्ट्स द टाउन ऑफ डेरा बाबा नानक इन इंडिया एंड करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान। ये नैरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, नैरोवाल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, ये 1675 से 1708, तो कंटेम्प्रेरी ये औरंगजेब के थे। तो ही बिकेम गुरु आफ्टर द मार्टरडम ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ही क्रिएटेड खालसा इन 1699 एंड चेंजिंग द सिख्स इनटू ए सेंट सोल्जर्स। तो इन्होंने जो सिख उस समय लोग जिन्होंने उस धर्म को अपनाया था उनको मोटिवेट किया सेंट सोल्जर बनने के लिए, सेंट सोल्जर कहते थे उनको, इन ऑर्डर फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। क्योंकि उस समय पंजाब पे अफ़गानिस्तान ये जो उधर से इन्वेडर्स आते थे, या फिर मुस्लिम जो रूल था वो भी थोड़ा उस तरह का ही था। तो इन्होंने उस तरह से काफ़ी सेंट सोल्जर्स को मोटिवेट किया था प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। लास्ट सिख गुरु थे वो इन ह्यूमन फॉर्म, और इन्होंने ही पास किया था गुरुशिप ऑफ द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब। तो उनके बाद उन्होंने कहा था कि अब कोई और गुरु नहीं होंगे, अब गुरु ग्रंथ साहिब जो एक उनका लिटरेचर कह सकते हैं कि जो बुक है के ऊपर। सो ही फाउंडेड द पौंटा साहिब गुरुद्वारा इन पौंटा HP। तो HP जो हिमाचल प्रदेश में है ये पौंटा साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ पर उन्होंने इनको फाउंड किया। जफरनामा जो है दैट इज़ एपिस्टल ऑफ विक्ट्री, इट इज़ द लेटर इन पर्शियन टू औरंगजेब, उसमें इनका मिलता है। गुरु गोबिंद सिंह जो थे इन्होंने 5 चीज़ों पे बताया था जो जब उनको सोल्जर बनाया था सेंट को। एक तो केश रखने हैं, दूसरा कंघा, कृपान, एक कछेरा और कड़ा। तो ये चीज़ें सिखिज़म के कल्चर में उन्होंने लाई थी। उसके बाद सावित्री बाई फुले, तो ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर रही हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं एंड पोइट हैं, महाराष्ट्र से हैं, और इन्होंने फर्स्ट वुमेन स्कूल खोला था वहाँ पर भिडेवाड़ा में पुणे में। और फर्स्ट वीमेन टीचर अगर कहें कौन है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सावित्री बाई फुले जी हैं। तो सेटअप बाल हत्या परिताबाधक गृह, तो ये कुछ हिंदी में रहते हैं नाम, हमें लर्न करने ही पड़ेंगे। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, तो एक ऐसा घर जहाँ पर बाल हत्या को प्रतिबंध कर रहे हैं। टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड किलिंग ऑफ विडोज एंड प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स। तो उस समय जैसे उनको मार दिया जाता था जो गर्ल चाइल्ड होती थी, तो विडोज को इस तरह से जो मार दिया जाता था, तो ये सारे प्रेग्नेंट रेप होते थे, तो उन पे उन्होंने काफ़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी दैट इज़ बाल हत्या प्रतिबंधक गृह ये था। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप ऑफ सत्यशोधक समाज, ये तो हम सबको पता है, विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले। और 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एज ए ट्रिब्यूट सावित्री बाई फुले जी को पुणे यूनिवर्सिटी का नाम सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी रखा था 2014 में। नेक्स्ट है तानाजी मालुसरे। ये तानाजी एक बॉलीवुड मूवी आई है, उसके अकॉर्डिंग भी न्यूज़ में रहे।
सो 17th सेंचुरी में मराठा वॉरियर थे ये, और जर्नल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जर्नल थे, मालुश्री क्लैन से थे ये। और पॉपुलरली हम इनको रिमेंबर करते हैं जो सिन्हागढ़ की बैटल हुई थी 1670 में, जो कि मुगल्स के अगेंस्ट लड़ी थी, फोर्ट कीपर उदय भान राठौड़। एंड ए bard named तुलसीदास was commissioned to write a पवाडा, जो बालेट तानाजी के बारे में ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं। उसके बाद दारा शिकोह है। दारा शिकोह कौन थे? जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, औरंगजेब से जो बड़े भाई थे। ही डिफीटेड एंड लेटर किल्ड बाय हिज यंगर ब्रदर औरंगजेब ने उनको बैटल ऑफ सामूगढ़ में डिफीट कर दिया था, और उस समय मारे भी गए थे ये। तो दारा शिकोह इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिबरल मुस्लिम। औरंगजेब वेयर एज हम उनको काफ़ी क्रूअल मानते हैं जिस तरह से उनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन दारा शिकोह को लिबरल मुस्लिम समझा जाता है, और उनकी कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। उन्होंने आर्ट को काफ़ी पैटर्न किया, उनका काफ़ी इंक्लिनेशन फिलोसफी की तरफ था, मिस्टिसिज्म में काफ़ी उनका ध्यान था। और उसके बाद उन्होंने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट करवाया था, 52 उपनिषद को भी पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि उनको हम कहते हैं लिबरल मुस्लिम हैं, तो वो हिंदू लिटरेचर को भी पढ़ना पसंद करते थे, उसमें क्या अच्छी बातें उनको लगती थी। तो ट्रांसलेटेड उपनिषद वर्स कॉल्ड द सिरे अकबर। अगर बोले हम सिरे अकबर क्या है, तो वो जो उपनिषद दारा शिकोह ने ट्रांसलेट करवाए थे पर्शियन लैंग्वेज में, तो उनको कहते हैं द ग्रेट सीक्रेट, दैट इज सिरे अकबर। उसके बाद मजमा उल बहरैन। मजमा उल बहरैन जो है, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, सूफ़ी एंड वेदांतिक। अब सूफ़ी इंडिया में काफ़ी कल्चर, जैसे मुगल्स पीरियड पे के टाइम पे काफ़ी सूफ़ी गुरुज आए, चिश्ती या फिर और भी काफ़ी थे। तो उस समय इंडिया में लोगों ने, चाहे वो हिंदू थे, उनको सुनना पसंद किया, उनके बारे में जानना, उनसे सीखना। तो उसी तरह से वेदांतिक जो हिंदू लिटरेचर है उनको भी सूफी लोग अच्छे से समझते थे, और उसको जब कॉन्फ्लुएंस कह दिया उन्होंने कि इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, सूफी एंड वेदांतिक, ये एक जहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं मजमा उल बहरैन। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, मजमा उल बहरैन, मीनिंग इसका पूछ लिया जा सकता है किसी स्टेटमेंट में। सो काफ़ी अच्छा है। और विश्व गुरु बसवेश्वरा, तो ये लिंगायत के जो संत हैं वो हैं शिव पे फोकस हैं। अब जितने आपको ये जो साउथ वाली साइड में मिलेंगे, वहाँ पर आपको शवाइट ज़्यादा मिलेंगे भक्ति मूवमेंट में। जैसे 12th सेंचुरी में फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर्स रहे ये विश्व गुरु बासवेश्वरा। इनके 3 प्रिंसिपल्स थे, अरिवु दैट इज़ ट्रू नॉलेज, आचारा राइट कंडक्ट, एंड अनुभव दैट इज़ डिवाइन एक्सपीरियंस। अब देखो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन पे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। अब देखो यूपीएससी ने बुद्धिज्म और जैनिज्म पे कितने ही क्वेश्चन पूछने हैं, हर साल क्वेश्चन नया आता है, और कहीं भी नहीं पढ़ा होता है ऑलमोस्ट। बहुत ही कम लोग होंगे जो बहुत ही रेयरली कहीं से पढ़ लिया हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो उनके प्रिंसिपल से, उनके रिलेटेड, उनकी लाइफ से पूछ लेते हैं जो नॉर्मल हम नहीं जानते होते हैं। तो इस तरह से अब ये भी पूछ सकते हैं वो, क्योंकि अब कितने उनके बारे में भी कितना पूछेंगे। तो जैसे और भी ये गुरु हैं, उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, सोशली रिफॉर्मर्स है, आर्ट एंड कल्चर में उनका कुछ योगदान है अगर, और करंट में उनका कुछ पता चला है तो वो हो सकता है। तो ये अरिवु आचार अनुभव, तो ये पूछ सकते हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। इट इज़ रिलेटेड विद विच गुरु, तो विश्व गुरु बासवेश्वरा, थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो सकता है ना। तो अरिवु का मीनिंग पूछा जा सकता है, ट्रू नॉलेज। आचार मतलब आचार, कैसा आचार होना चाहिए, हिंदी में कहते हैं ना, तो राइट कंडक्ट। तो अनुभव मतलब कैसा आपका डिवाइन एक्सपीरियंस कैसा है। तो बैलेंस ये है बिटवीन भक्ति, जो डिवोशन कहते हैं, जनाना मतलब नॉलेज, और क्रिए यानी एक्शन, कार्य, और नॉलेज और भक्ति, इसके बीच में ये एक बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए, ये ऐसा कहते हैं। एंड गिव कंसेप्ट ऑफ स्वथावरा, सथावरा मतलब स्टैटिक, स्थिर रहना, और जंगम मतलब डायनेमिक। तो स्टैटिक कहाँ रहना है, डायनेमिक कहाँ रहना है, जंगम हमें कब होना चाहिए, तो वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस में इसकी बात की है। उसके बाद है
अनुभव मंटापा. It is a common forum for all to discuss about the prevailing problems. First and foremost, Parliament of India. ये कहा जा सकता है कि एक कॉमन फोरम उन्होंने सेटअप किया था जहाँ पे वो डिस्कस करते थे जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. जैसे हम पार्लियामेंट में यही करते हैं, लोकसभा में सभी एमएलए अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन इसका किया जाए. तो उसी तरह से इन्होंने भी एक सबसे पहले कंसेप्ट इसका दिया था इंडिया में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं. अनुभव मंतापा. तो ये हमने अभी कर लिए हैं पर्सनालिटीज़ इन दी न्यूज़. तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स और साइट हेरिटेज आर्किटेक्चर. ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो गया तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे. तब तक के लिए बाय. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please subscribe the channel and also share with your friends because sharing is caring. Thank you and have a very nice time.